आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वस्थ मुस्कान स्वस्थ जीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं शिल्पा गुप्ता। कहते हैं मुस्कान ही हमारी पहचान होती है और जब मुस्कान स्वस्थ हो तो आत्मविश्वास और सुंदरता अपने आप छलकने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे मुंह की छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन, बदबू या दांतों का गिरना, ये सब भी सेहत का मामला है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ ओरल डिजीज यानी मुंह और दांतों की बीमारियों से बचाव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर परवेश मेहरा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड एचओडी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार शिल्पा जी और नमस्कार श्रोताओं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, कहना जितना खूबसूरत लगता है उतना ही जरूरी अपनी मुस्कान को हेल्दी रखना है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल स्माइल के पीछे होते हैं एक केयरिंग डेंटिस्ट। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ओरल हेल्थ, जो हमने कभी इतना सुना नहीं था, सुबह ब्रश करते थे, डेली रूटीन फॉलो करते थे, आजकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? शिल्पा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और बेसिक प्रश्न पूछा। एक्चुअली ये आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से नहीं, ये ग्लोबली भी WHO की तरफ से भी ओरल हेल्थ कभी इंपॉर्टेंस में नहीं रहा। हम उठते थे सुबह और खाली ब्रश करते थे और हमारे लिए दांत एक कंपाउंड, जब तक वो है, ज्यादा पेन हुआ तो डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने दांत निकाल दिया, बस एक माउथ फ्रेशनर के तौर पे हमने सुबह ब्रश कर लिया और हो गया। बिल्कुल यही होता था। हाँ। लेकिन आजकल रिसेंटली, मतलब मैं बात करूंगा सितंबर में ही, WHO ने एक स्लोगन दिया है और वो स्लोगन है नो हेल्थ विदाउट ओरल हेल्थ जी। और अब WHO ने यह भी कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ओरल हेल्थ इज अ कंपोनेंट, एक पार्ट है NCD का, जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। रीजन क्यों? क्योंकि जितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे COPD हो, चाहे कैंसर हो, जो बीमारी है, ये सब ओरल हेल्थ के लिए भी लागू है। तो इसीलिए ओरल हेल्थ अब बहुत इंपॉर्टेंस ले रहा है। सबसे पहले चीज, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है अपने दांत बने रहे, स्माइल रहे, मुस्कुराता रहे, क्योंकि मुस्कुराने से खाली दांत उसको नहीं मिलते, उसको पर्सनैलिटी मिलती है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, सुंदरता तो है ही है, कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो हम अपने दांत कवर करेंगे हमेशा। और मेन चीज हमारे लिए है कि वो खाना पीना, चबाने, बाइटिंग, ईटिंग सब में काम आता है। हमारे लिए ज्यादा वो ग्रोथ में काम आता है। जब एक बच्चा होता है तो हम वो दांत को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय उसका फेशियल स्केलेटन ग्रो कर रहा होता है, तो हमारे को दांत उस समय भी चाहिए होते हैं फॉर द फेस टू ग्रो। तो ये दैट इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा रीजन ये है कि आजकल ओरल कैंसर बहुत आ रहा है। तो नॉर्मली हम रहा था कि जो भी बीमारी होती थी, हम कैंसर जैसे है तो हम ओरल कैंसर पकड़ते थे। लेकिन अगर हमने ओरल कैंसर पकड़ लिया तो फिर भी मोर देन 80%, चाहे हम कुछ भी कर ले, मोर देन 50% तो मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, या तो आदमी मरेगा या उसकी डिफॉर्मिटी परमानेंट रहेगी। हम कुछ भी इलाज कर दे, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दे दे। तो आजकल हम एक स्टेप बैकवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, और हम प्री कैंसर बोलते हैं। तो हमारा आइडिया है कि कैंसर को होने मत दे, उसको प्री कैंसर स्टेज में या ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर स्टेज में पकड़ा जाए, क्योंकि उस समय के पकड़ सकते हैं जब वो कैंसर नहीं है, और हम पेशेंट को काउंसलिंग करके उसका एक स्मोकिंग हैबिट या टोबैको हैबिट बंद कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल ला सकते हैं, न्यूट्रिशन डाइट दे सकते हैं, तो हम कैंसर के ऊपर काबू कर सकते हैं। तो उसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा? तो सबसे पहले 3-4 लक्षण होते हैं। पहला चीज कि आपके मुंह में कोई भी लाल धब्बा, सफेद दाग, पैच बना हो या रेड एंड व्हाइट पैच हो इमीडिएटली, और 15 दिन से ऊपर हो, कोई भी चीज, चाहे वो व्हाइट पैच हो, रेड पैच हो, अल्सर हो, ठीक है। अगर आपका ये है तो आप इमीडिएटली हमें डॉक्टर से मिले और आगे उसकी जांच कराएं। दूसरी चीज, अगर आपका मुंह एक फिंगर से कम खुल रहा है या 2 फिंगर से कम खुल रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक आदमी का 3 फिंगर उसके 3 फिंगर अपना डालने से उतना मुंह खुलना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं।
अगर वो 3-3.5 फिंगर से कम है तो अवश्य जाके जांच कराएं, या अगर आपके मुंह में कोई बर्निंग सेंसेशन है, जलन जिसको हम बोलते हैं, तो भी आपको जांच करानी चाहिए। तो ये जांच कितने समय में हमें करानी चाहिए? यस, तो अब जैसे अब ये तो है कि अगर आपको दिखा व्हाइट पैच, रेड पैच या कोई छाला है 15 दिन से नहीं है तो आप बिल्कुल दिखाइए। और आजकल तो आप खुद भी जांच कर सकते हैं, अपने आप को शीशे के सामने रखिए और अपने जबान को बाहर निकाल के राइट लेफ्ट करके देखिए कोई छाला है कि नहीं, व्हाइट पैच है कि नहीं। गाल को इस तरह ऊपर होठ नीचे ऊपर करके देखिए। और दूसरा, एक डेंटिस्ट से हमेशा आपको 6 महीने से मिलना पड़ता है। हर 6 महीने साल के अंदर आपको एक बार जरूर मिलना चाहिए, बिकॉज डेंटिस्ट आपका एक आपका हमसफर है, जो आपका लाइफ जो बोलते हैं एक ही बीमारी है जो वूम से लेके टूम तक चलती है, जब से वो पैदा होता है और जब तक वो मरता नहीं है। तो वूम टू टूम आप अपने डेंटिस्ट को अपना फ्रेंड बनाइए और उनसे 1 साल में जरूर मिलिए, यही हम बोलेंगे। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा था कि हमें 3 फिंगर जितना माउथ ओपन होना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि मुंह पूरा नहीं खुलता, या कई बार हम यॉन कर रहे होते हैं, जॉ लाइन अटक जाती है, तो वो किस लिए होता है और ऐसे में इसका प्रिवेंशन क्या है? तो आपने 2 चीजें कही। एक, आपने कहा कि उसका मुंह नहीं खुल रहा है, तो अगर मुंह नहीं खुल रहा है 2 चीजें हैं, या तो कोई ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्रिस्मस होना, ठीक है। अगर वो स्पेशली अगर बीटल नट च्यूइंग कर रहा है, पान पराग जैसी चीज ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, तो हो सकता है ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस, जो एक प्री कैंसर स्टेज है। दूसरा हो सकता है कि उसको कोई जॉइंट पे प्रॉब्लम हो, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो आपका जबड़ा जिसे मुंह खुलता है बंद होता है, अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई क्लिकिंग होगा या कुछ आपका इंटरनल ड्रेंजमेंट चेंज हुआ है, तो आपका मुंह कम खुलेगा। दैट इज देयर। दूसरी चीज आपने पूछी कि जब ज्यादा खोलते हैं, स्पेशली यॉर्निंग के समय, ज्यादा हंसते हुए, चिल्लाने से, बच्चों पे चिल्लाएंगी, ज्यादा खोलेंगी तो अटक जाएगा। जब वो अटकेगा फिर वो बंद नहीं होता, डिफिकल्टी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म होगी, क्योंकि आप ना हाँ कर सकती है ना कर सकती है। जैसे कहा ना, लड्डू मुंह में गया नहीं और बाहर भी नहीं आ सकता। तो उस समय आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सबलक्सेशन या लक्सेशन, ओके, डिसलोकेशन। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अगर लक्सेट कर गया, डिसलोकेट कर गया है, ठीक है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और इलाज कराना है उसका जॉइंट का। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ओरल डिजीज की, तो मुंह की सेहत का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य से क्या संबंध है, या ओवरऑल हेल्थ इश्यूज हमारे माउथ को कैसे इफेक्ट करते हैं? तो ये तो हमने ओपनिंग में कहा था कि WHO ने पहली बार माना है कि नो हेल्थ विदाउट ओरल हेल्थ। रीजन भी कि आप कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी चीज आप लेते हैं मुंह में, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का मुंह में होता है, चाहे वो चबाना हो, चाहे वो सलाइवा से हो या टंग से हो, शुरुआत वहीं से होती है। इसी तरह कोई भी इंफेक्शन जो बॉडी में जा रहा है वो 80% टाइम मुंह से जाएगा आपका। और दूसरी चीज, अगर आपके कोई जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या आपने कुछ वैल्वुलर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, कार्डियक, तो भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि दांत में दर्द, दांत में इंफेक्शन होना बहुत कॉमन है। और यही इंफेक्शन है जो क्रॉनिक होके, बिकॉज आपके दांत में अगर इंफेक्शन हुआ है तो आप समझिए कि वहां से कीटाणु जो है वो ब्लड में जाएंगे, और वो ब्लड आपके ब्रेन में भी जाएगा, हार्ट में भी आ रहा है, किडनी, लंग्स, लिवर, लंग्स, सब जगह जा रहा है। तो चांसेस ऑफ इंफेक्शन वहां से जाना बहुत कॉमन है। तीसरी चीज, अब जो डायग्नोस हम करते हैं, 50% लक्षण जो है, चाहे वो जॉन्डिस के हो, चाहे आपको एनीमिया हो, चाहे आपको मीजल्स हो, राइट, आपके मुंह में सबसे पहले दिखेगा, जिसको बोलते हैं प्रोडोर्मल साइंस, कि पहला लक्षण आपको मुंह में, आप डायबिटिक हैं, आपको पहला लक्षण मुंह में दिखेगा। अच्छा, आपकी ब्रेथ खराब हो जाएगी, आपके गम्स ब्लीड करेंगे। आप ल्यूकेमिया है, आपको सबसे पहले गम्स ब्लीड करेंगे, ठीक है। आपको मीजल्स है, आपको कॉप्लिक स्पॉट्स हफ्ते पहले दिख जाएगा मुंह में, लेकिन उसको डायग्नोस करना है। जी हाँ, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं और अपना प्रश्न पूछिए। धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमने अप्रैल में दांतों की सफाई कराई थी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर साहब उसमें डॉक्टर साहब ने चेकअप किया था, ठीक है, गम भी ठीक है, मसूड़े बिल्कुल मजबूत है, और उसमें सफाई करने के बाद एक प्रॉब्लम थी, दांत में कीड़ा था, तो कीड़े को भी इन्होंने निकाल दिया। अब वो उसमें मसाला भरा था, मसाला निकल जाता है, और हमने तो डॉक्टर साहब से कहा था कि ये बार बार परेशान करेगा, तो आप इसको दांत को निकाल दीजिए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, मेरे साथ एक एसिड बर्निंग का मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, जिससे मुंह छोटा हो गया, मुंह का साइज। जो आप अभी बात बता रहे थे, वो चीज मेरे साथ कोई ऐसे लक्षण नहीं है। तो सिर्फ ये मुंह बर्निंग के कारण आपका जो होता है दांत को खींचने वाला, वो अंदर लास्ट 7 नंबर का है दांत, ऊपर का 7 नंबर का, तो वो निकल नहीं पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने दोबारा ही उसमें कीड़ा निकाल के उसमें मसाला भर दिया था। तो
तो डॉक्टर साहब ये कीड़ा निकालने के बाद मसाला भर देते हैं, इसके बाद कैप लगाते हैं, कैप इस केस में नहीं लग सकती। और जैसे मेरा जो साइज मुंह का छोटा है, इसके हमने चेकअप करा दिया था, इसमें डॉक्टर साहब ने तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई जो अभी आपने सारी बातें बताई है। और दूसरा, अगर किसी के दूसरे इंसान के दांत अपने आप हिलने लगे, गिरने लगे, और वो उसकी क्या मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है। और तीसरा सवाल, हम जितनी मर्जी अच्छे से सफाई करें पर हमारे दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह ही जाती है। और जो एकदम सफेद चमकते दांत होते हैं मोती की तरह, हमने तो ये सोचा था कि दांत सफाई कर रहे हैं, ये हमारे दांत एकदम चमकीले बना देंगे मोती की तरह, पर उन्होंने बोला ये 6 महीने बाद आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। हाँ जी, ये पूछ धर्म जी मिलना चाहें तो लेडी हर्डिंग में मिल सकते हैं। बिल्कुल। मेरा जो केस है डिफरेंट केस है। मैं इसी में आ रहा था धर्मवीर जी। बहुत बहुत आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारे सब श्रोताओं को भी इसमें होगा। पहली चीज, आपने जो स्केलिंग आपने कराई बहुत अच्छी चीज है। आपको ब्रशिंग तो करना ही चाहिए 2 बार दिन में, और स्केलिंग आपको एटलीस्ट 3 या 5 साल के बाद एक बार डॉक्टर से करानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मुंह अपना स्वस्थ रखना है तो ये जरूरी काम है। दूसरी चीज, आपने कहा कि आपका मुंह कम खुलता है क्योंकि कोई एसिड बर्न हुआ है। कितना खुलता है, कुछ आइडिया? 1 फिंगर या उससे ज्यादा, या 2 फिंगर? 2.5 फिंगर। 2.5 फिंगर। तो 2.5 फिंगर तो काफी हद तक बेटर है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगा अगर हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर कुछ दे सकते हैं तो सर्जिकली ये पॉसिबल है। तीसरी चीज, आपने कहा कि आपने कीड़ा कराया, उसका फिलिंग विलिंग कराई थी। अब ऐसे है कि अगर तो एक दांत में कीड़ा लगा है तो ऑफ कोर्स हम कीड़े को नहीं निकालते हैं, बिकॉज कीड़ा एक्चुअली नहीं होता है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और हम उसको बोलते हैं डीके, क्योंकि दांत बैक्टीरिया जो है दांत को नहीं खाता है, ये जो एसिड प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, वो एसिड आपके दांत को खाता है। ओके, तो ये मिसनोमर है, जो मिथ है कि कीड़ा होता है। कीड़ा नहीं होता, कीड़ा हमारे मुंह में हमेशा होता है बिकॉज हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल टीथ में कीड़ा खाता नहीं है उसको। लेकिन जब वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करता है बिना हम ब्रश किए, तो वो जो खाना पदार्थ जो दांत के ऊपर रह जाते हैं, उससे जो एसिड प्रोड्यूस करता है ये कीड़ा बैक्टीरिया, ये वो दांत को खाता है, जो डीके करता है। ऐसे हम डीके बोलते हैं, हम केरीज बोलते हैं उसको, राइट? हम इन्फेक्शन नहीं बोलते। लेकिन जब ये इन्फेक्शन अगर पल्प में चला गया, अंदर उसके नर्व में चला गया, ब्लड वेसल में दांत के चला गया, तो सर्टेनली आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगी और ये प्रॉब्लम आएगी। तो जब तक आपके ये पेन स्वेलिंग नहीं है, ऑफ कोर्स हम फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग बहुत तरह की होती है, कोई टेम्परी होती है, कोई परमानेंट होती है, और उसके बाद भी आपको मेंटेन करना है तो ओरल हाइजीन। अगर आप ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, जैसे आपने कहा पीछे के दांत है, तो ये वापस आपका कीड़ा जो डीके है वापस आ सकता है, बिकॉज कोई भी फिलिंग मटेरियल गॉड गिफ्टेड एनामल नहीं दे सकता आपको। आपको समझना चाहिए, जो एनामल भगवान ने दिया है, जो व्हाइट पार्ट होता है दांत का, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस आपके पूरे जिस्म में है, इंक्लूडिंग बोन से भी ज्यादा हार्ड है। लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो हार्डली 1 या 4 मिलीमीटर के आसपास होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो हमें टेक केयर करना है, ज्यादा ब्रश भी नहीं करना, ज्यादा पेस्ट नहीं यूज करना, और ये सब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या स्टिकी फूड है, स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, इनसे अवॉइड करके रहना है। एसिडिक फूड्स अवॉइड करें, स्टिकी फूड अवॉइड करें, और अपने दांत को ब्रश करके रखें, जिससे आपको प्रिवेंशन होगा। चौथा आपने क्वेश्चन पूछा कि ओरल हाइजीन करके आपके पर्ली व्हाइट टीथ, आपने जैसे कहा सफेद दांत होने चाहिए, बिल्कुल। तो एक्चुअली हम सब चाहते हैं कि हमारे व्हाइट टीथ हो, लेकिन एक्चुअली क्या है, कलर जो है दांत का वो आपका गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये कलर जो है मैच करता है आपके प्यूपिल कलर से, आंखों के कलर से, और आपके स्किन और हेयर कलर से। तो जितना आपका स्किन ब्लैक होगा, आपके दांत होते हैं व्हाइट लगेंगे। जितना आपका स्किन गोरा होगा, विटिश कंप्लेक्शन होगा जो इंडियन का होता है, तो आपके दांत उतने थोड़े से पीले रखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इसका यह मतलब नहीं आप ब्रश ना करें, ब्रश दोनों टाइम करें। मैंने पेस्ट नहीं कहा, मैंने ब्रश कहा। ब्रश या दातुन बहुत जरूरी है, और उसमें जो पेस्ट अगर लगाते हैं तो बिल्कुल 1 मिलीमीटर ऑफ पेस्ट, बिकॉज वो अच्छा भी है और खराब भी है। ओरल हाइजीन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए जी। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला का जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि कुल्ला करते हैं उंगली डाल के मुंह में, तो बिलड़ आ जाता है, दिखता भी कहीं से नहीं है। एक तो ये दिक्कत होती है, एक होता है आरटीसी से क्या होता है, थोड़ा ये समझाए हमें। और क्या हम दाढ़ या दांत ऐसे ही निकलवा देते हैं, पहले टेस्ट कराना चाहिए कोई, या ऐसे ही निकलवाने? ओके, सबसे पहले चीज आपने कहा मुंह से आपके ब्लीडिंग आती है, तो एक्चुअली ब्लीडिंग पहला लक्षण है जिंजिवाइटिस का, जिसको हम बोलते हैं ओरल इन्फेक्शन होना।
मिनिमम इन्फेक्शन होना। तो अगर ये हमेशा आपका हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। लेकिन इसके 2 प्रिवेंटिव मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चीज, आप उंगली के साथ ब्रश नहीं करेंगे, आप हमेशा ब्रश के साथ जिसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा के और ऊपर से नीचे ऊपर के दांत, नीचे के दांत नीचे से ऊपर ब्रश करेंगे और अंदर की तरफ भी दांतों की तरफ ब्रश करेंगे। साइडवेज बिल्कुल मत करिएगा। दूसरी चीज, आपने जो ब्रश करना है या दांतों की यूज करना है उसको अपने रात को खाने के बाद जरूर करिए यूज, सुबह नाश्ते के बाद यूज करिए, हमेशा खाने के बाद ब्रश करिए। तीसरी चीज, अगर आप दांतुन यूज करते हैं तो उसको पहले चबाए ना, उसको कूट ले किसी से जिससे उसके फाइबर्स बन जाए, उस फाइबर से आप ब्रश करें। क्योंकि नॉर्मली लोग जो होते हैं वो चबाते रहते हैं खाली वो और करके फेंक देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। आपको ब्रश करना है, चाहे आप दांतुन से करें चाहे टूथब्रश करें, लेकिन पेस्ट बिल्कुल कम लगाएं। दूसरा आपने पूछा आरटीसी नहीं आरसीटी होता है जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट। और ये अगर होता है, अगर आपके दांत में बहुत दर्द हो और इन्फेक्शन आपका नीचे तक चला गया है, पल्प तक चला गया है, जिसके दांत हम फिलिंग से नहीं बचा सकते, आपको सीवियर पेन है, तो उसमें वो नस निकाल के, प्लास्टिक नस डाल के फिल करके आपके दांत को बचा सकते हैं। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो आपका डॉक्टर आपको देख के बताएगा कंसर्निंग कि उसमें प्रोग्नोसिस आपका कितना अच्छा है, वो दांत कितनी देर के लिए बचेगा या कैसे रहेगा। तीसरा आपने कहा कि दांत निकाल देना कोई पास, तो ऐसे आपको हमेशा एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन जिसके पास एक BDS जिसको बोलते हैं बैचलर इन डेंटल सर्जरी, जिसके पास डिग्री हो, अगर आप वहां जाते हैं तो उसमें उस डॉक्टर का फिर फर्ज बनता है, जिसको हम बोलते हैं एथिकल ट्रीटमेंट करना, आपको बताएगा, आपको समझाएगा और जिस दांत को इंडिकेटेड है निकालने के लिए वही दांत वो निकालेगा। ये मैं बताना चाहता था। जी सर, एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम जिया खान है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? दिल्ली से। अच्छा, और आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि मेरी 6 साल की बेटी है जिनके ऊपर के दांत थोड़े से सड़ से गए हैं, मतलब गिर गए हैं। 6 साल की बेटी और कुछ मसूड़ है। हम कुछ डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने, एक डॉक्टर ने बोले कि रूट कैनल करवाना पड़ेगा, सारे दांत निकालने पड़ेंगे। फिर हमने क्रॉस चेक किए दूसरे डॉक्टर से, तो दूसरे डॉक्टर ने बोले कि कोई जरूरत नहीं रूट कैनल की, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हम थोड़े कंफ्यूज है सर कि क्या करें। जिया जी, ऐसे है, एक तो सबसे पहले आपकी बिटिया के जो दांत सामने के आपने कहा डीके हो गए, टूट गए, तो ये तो प्रिवेंटिव लेके हमें बचाना चाहिए था। और हमने अगर लूज किया है तो जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, दांत का एक फंक्शन नहीं है कि खाली चबाना, दिखाना, स्माइल करना, पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन मेन फंक्शन बच्चे में है कि ग्रोथ टाइम रहेगा। क्योंकि अगर वो दांत अभी निकल जाएगा तो जो परमानेंट टीथ आएगा 7-8 साल के बाद, अभी जो बन रहा होगा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो 6 साल की उम्र में हमने देखना पड़ेगा, बिकॉज ये बॉर्डरलाइन केस है कि हमने उस जड़ को बचाना है या उसको निकालना है। डिपेंडिंग, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर लगेगा हम लोग को अभी टाइम है, 2-1 साल है, तो उसका रूट कैनल ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं, और नहीं तो वो दांत निकालना है जिससे इन्फेक्शन ना हो और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो बाद में। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से राम नारायण। जी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जो दाढ़ जो रहती है उसमें कोचर पड़ जाना, मतलब गड्ढा पड़ जाना, और या फिर के अलावा जो मसूड़ा रहता है टूट जाना, उसमें मवाद जैसा हो जाना, और दूसरा सवाल ये है क्या उसको निकाल दे, ठीक है, यदि मवाद है तो क्या सबसे पहले ट्रीटमेंट से मवाद को सुखाना होगा क्या? और दांतों में जैसे ब्रश करने के बाद, जैसे हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं और नाइट में भी, तो फिर भी स्मेल आना, बैड स्मेल आना, इसका क्या कारण हो सकता है? या अच्छा ब्रश करने के बाद भी और साफ सफाई रखने के बाद भी फिर भी स्मेल, बैड स्मेल आ जाना, अब क्या ध्यान रखें? क्या समस्या होती है जिसकी वजह से स्मेल आती है अच्छा ब्रश करने के बाद? आपके सारे प्रश्न हमें समझ में आ गए, लेकिन जो पहला आपने पूछा था उस समय आवाज थोड़ी कट रही थी, तो एक बार दोबारा आप अपना पहला प्रश्न पूछिए। पहला सवाल ये था कि जो दाढ़ होती है, दांत की जो दाढ़ होती है, जो हमारी आखिरी जो होता है दांत, इसमें दाढ़, वो उसमें गड्ढा पड़ जाना, कोचर पड़ जाना, और उस मसूड़े में सूजन आ जाना या मवाद भर जाना, तो क्या ये इसको निकालना ठीक रहेगा? या फिर निकालें तो क्या इसको सबसे पहले भी मवाद की अगर कुछ समस्या हो जाती है? ठीक, राम जी, ऐसे, हाँ समझ गया मैं। राम जी, 2 चीजें आपने पूछी है।
पहला आपने अक्कल दाढ़ के बारे में बात किया, जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। अब ये जो दांत है, ये नॉर्मल एक आदमी के कुछ काम का नहीं है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि ये ना चबाने में आता है काम, ना वो देखने में है। और पुराने जमाने में हजारों साल पहले इसका काम था, क्योंकि उस समय हम अनकुक्ड फूड खाते थे, जो पका हुआ नहीं खाना था, जहाँ सैलेड्स, फ्रूट, वेजिटेबल जो चबा के खाते थे। आजकल नॉर्मली हम सारा कुछ जो घर में खाते हैं वो बना के खाते हैं, जिसमें हम पका लेते हैं उसको, या प्रेशर कुकर में, या वैसे बना के खाते हैं। तो इसलिए हमारे को विजडम टीथ की जरूरत नहीं होती। और कभी कभी ये अंदर फंस जाता है, या इसमें सड़न लग जाती है, और इसमें बहुत दर्द भी होती है, मुंह बंद हो जाता है, पस भी आती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उसको एक्सरे करा के देखना पड़ेगा। और उसमें 80-90% चांस हम यही एडवाइस करते हैं कि इसको एक्सट्रैक्शन किया जाए, जिसको हम बोलते हैं डिस इम्पैक्ट करना। एक्सट्रैक्शन तो हो गया कि आपने पकड़ा और निकाल दिया। कभी दांत को पकड़ के हम नहीं निकालते हैं, हम उसको डिस इम्पैक्ट करते हैं। वो जो भी फंसा हो, चाहे हड्डी के साथ फंसा हो या पड़ोस दांत के साथ फंसा हो, तो उसको डिस इम्पैक्ट करके हम डिलीवर करते हैं। जैसे एक बच्चा डिलीवर होता है, इसी तरह दांत को भी हम डिलीवर करते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, एक्सट्रैक्शन नहीं करते। दूसरी चीज आपने कहा गम्स में जो प्रॉब्लम है, गम्स में प्रॉब्लम होना बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप ब्रश नहीं करते हैं। और हो सकता है अगर आपको कोई डायबिटीज या और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई स्टेट हो, या कोई दवाई ले रहे हो, तो गम्स की प्रॉब्लम होना एक नॉर्मल चीज है। लेकिन आप फिर भी अपने दांत को, मसूड़ों को आप ब्रश करके रखें। और मैं तो कहूंगा दोनों टाइम, रात को खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें या दातुन करें, जब ने बात की। और उसके बाद एक हल्दी, नमक और सरसों का तेल अपने हथेली में एक पेस्ट बना ले और मसूड़ों की मालिश करें दोनों टाइम। तो इससे आपके गम्स की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तीसरा आपने कहा कि मुंह में गंदी बदबू आना, ये कॉमन चीज है, बहुत कॉमन। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो कॉमन चीज है, और अगर आप क्लीन रखेंगे तो नहीं आएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी पेट की प्रॉब्लम हो, अगर आपको एसिडिटी है या हजमे की प्रॉब्लम है, तो भी ये बदबू आना कॉमन चीज है। और तीसरा, अगर आपको कोई डायबिटीज है या प्रोटीन यूरिया है, तो इसमें भी जो आपको सिस्टमिक डिजीजेज है, इसमें भी आपको बैड ब्रेथ आ सकती है। तो हमेशा अपने डॉक्टर से मिले, और आपके हाथ में हमने नुस्खा दिया है, ब्रश जरूर करें, दोनों टाइम करें, 2 मिनट के लिए करें। ओरल हाइजीन इज फर्स्ट स्टेप टू गुड हेल्थ। प्रिवेंशन ऑफ ओरल डिजीजेस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वाकई ओरल हेल्थ हेल्दी रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हम वाकई में हमारी सोच से बहुत दूर है। फिलहाल हमारे पास एक मैसेज है, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड डॉक्टर एंड आरजे मैम, माय डॉटर शी इज 14 years old. She had braces for 1 year. After removing her braces, there are white lines. Doctor told us it's cavity. Kindly suggest us how to take care and remove the cavity after braces. थैंक यू सो मच। ये है गीता फ्रॉम नागालैंड। नागालैंड मैडम ने जैसे पूछा कि उनकी 14 years की डॉटर है और ब्रेसिस किया हुआ था और अब व्हाइट लाइंस है। तो बेसिकली ब्रेसिस जब हम कराते हैं तो वो स्टिकी फूड जो होता है वहाँ चिपक जाता है और डीके करता है, जैसे मैंने कहा। और अगर आप फूड को नहीं निकालेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो ये डीके होना कॉमन है। और सबसे पहला फीचर जो कैविटी का आता है या डीके का होता है इज व्हाइट लाइंस। डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है दांत को, मतलब वहां से कैल्शियम निकल रहा है। तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना, मेन इनको करना है कि 2 बार ब्रश करना है। कोई भी टूथपेस्ट यूज करें, उसमें मेक श्योर करें कि फ्लोराइड जरूरी हो। सबसे पहली चीज फ्लोराइड जरूरी उस पेस्ट पे हो, जो भी मार्केट से लेते हैं करीब 800-900 ppm फ्लोराइड हो, और उसके ब्रश करें और उसी पेस्ट को उंगली के साथ वहां पे लगा ले। और ये पेस्ट अंदर ना ले, बिकॉज फ्लोराइड अंदर में जाना बॉडी के अंदर ठीक नहीं है, और इसको स्पिट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर अपने डॉक्टर से मिले। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो मैम, नमस्ते। मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये, जैसे कि गांव के लोग जैसे दातुन करते हैं नीम की, पहले के टाइम के उनके दांत मजबूत रहते हैं, वो मुंह से भी गन्ना छिल लेते हैं, और वही शहर का अगर कोई करेगा तो वो नहीं कर पाता है। और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि दांतों में मैंने अपना वो करवाया था, दांत निकलवाए थे, तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था बेहोश करने का, मतलब सुन करने के लिए। तो उन्होंने मेरा जब दांत निकाला वो करके बेहोश, तो उसमें मेरे को उस पेन हुआ था ज्यादा ही, तो उन्होंने फिर मेरे को 2 डोज और दी थी। तो इसमें क्या डोज की उसमें कमी रह गई थी क्या? मतलब वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होते हैं डोज। और तीसरा सवाल सर से ये है कि अगर हम लीडिंग हार्डिंग आए तो हम कहाँ मिले सर से? हम
केशन जी, ऐसे है, आपने पहला क्वेश्चन पूछा जो हम आंसर करे जा रहे हैं दातुन के बारे में। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको ब्रश करना है, अपने दांत सफा रखने हैं, चाहे आप ब्रश यूज करिए और नहीं तो, क्योंकि जितने हमारे श्रोताओं अगर कोई गांव में है या उनको फैसिलिटी है जहां पे दातुन फ्रेश मिल जाता है, तो देयर इज नथिंग लाइक दातुन फॉर ब्रशिंग, क्लीनिंग करने के लिए। और अगर नहीं मिलता तो ब्रश ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ब्रश में बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट लगाएं, जैसे मैंने कहा रात को खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दोनों टाइम आफ्टर मील्स 2 मिनट के लिए दिन में 2 बार जरूर ब्रश करें। और ऊपर नीचे करके ब्रश करें, साइडवेज बिल्कुल ना करें ब्रश। तो अगर ये करेंगे तो ओरल डिजीज आपको नहीं होगी। दूसरा आपने पूछा जो एक्सट्रैक्शन किया और पेन, एक्चुअली क्या है कि हम जो भी दांत निकालते हैं इसमें काफी मेडिसिन हम देते हैं, और जैसे एक लोकल एनेस्थेटिक हम इंजेक्ट करते हैं जो एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। हम बेहोश आपको नहीं करते, हम दांत को सुन्न कर देते हैं, उस एरिया को सुन्न कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, अगर दांत में पेन हो, बहुत ज्यादा पस हो, इन्फेक्शन हो, और तो पेन इसमें लोकल एनेस्थीसिया काम नहीं करता है। तो जब ये काम नहीं करेगा तो आपको पेन होगी, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने 1 या 2 इंजेक्शन आपको रिपीट किए होंगे। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल भी लेते हैं या गुटखा बहुत लेते हैं, कोई नशे की चीज लेते हैं, तो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो एनेस्थीसिया की होती है वो बढ़ जाती है। और ये बढ़ने के बावजूद हमें देखना भी पड़ता है कि आपको बहुत ज्यादा भी ना दे जिससे आपको कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए, कोई टॉक्सिसिटी हो जाए उस ड्रग से, बिकॉज हर एक दवा जो है हमारे एलोपैथी में ये प्रॉब्लम भी कॉज करती है। तो इसलिए ये देखना पड़ता है। और अगर आपको पेन हुई है तो मैं आपके डॉक्टर की तरफ से आपसे सिंपैथी करता हूं, और अगली बार हार्डिंग आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरी ओपीडी 2 दिन होती है, ट्यूसडे और सैटरडे को होती है, और 9 से 11 बजे तक होती है। और हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल एंड ओरल सर्जरी में जो ओपीडी ब्लॉक में 7th फ्लोर पे है, आप वहां आ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, मेरी ओपीडी 2 दिन है, ट्यूसडे और सैटरडे बिटवीन 9 to 11। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि गांव के लोग तो दातुन कर लेते हैं और शहर के लोग दातुन तो कर नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि शहर के लोग भी अगर दातुन मिल जाता है तो करते हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि दातुन जब करना है आपने तो चबाना नहीं है, उसको कूट के उसके रेशे निकालने हैं, उसके फाइबर्स निकालने, उस फाइबर से आपने ब्रश करना है अपने टीथ को, उसके बाद उसको काट के फेंक देना है। नेक्स्ट दिन आपने फ्रेश फाइबर निकालने हैं और उससे ब्रश करना है। लेकिन आजकल मार्केट में इतने तरह के ब्रशेज आ रहे हैं, हम उसमें भी चूजी हो गए कि सॉफ्ट ब्रश लें, किस तरह का ब्रश लें, कैसा ब्रश लें। ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कंपनीज की, जिसमें दिखाते हैं दोनों तरफ से। क्योंकि हम मार्केट जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दांतों के लिए कौन सा ब्रश सही रहेगा। हमारे को एक सिंपल छोटा ब्रश, सॉफ्ट ब्रश चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं जूनियर बेबी ब्रश। अगर आपको जूनियर बेबी ब्रश मिलता है तो आप उसको यूज करिए, वो एक आइडियल ब्रश है ब्रश करने के लिए, जो सॉफ्ट भी होता है, हैंडल भी छोटा होता है, और आप मैन्युअली उसको क्लीन कर सकते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज चाहिए, और जब तक आप हाथ की एक्सरसाइज नहीं करेंगे ये ठीक नहीं है। आजकल पावर्ड ब्रशेस भी आ रहे हैं, बैटरी ऑपरेटेड ब्रश आते हैं, ऑटोमेटिक ब्रशेस आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। वो एक स्पेशल क्लास ऑफ पीपल के लिए जो हैंडीकैप्ड है, सेरेब्रल पॉलिसी है, या हाथ पैर टूट गए हैं और हम उनका ओरल हाइजीन नहीं कर सकते, ये उनके लिए है, नॉट एक रूटीन आदमी। रूटीन आदमी के लिए हमेशा एक ब्रश, एक पेस्ट या दातुन करना। और एक नॉर्मल ब्रशिंग करने के लिए ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए? कई बार हम ऑफिस के लिए जल्दी हो रहे थे, 2 मिनट में ब्रशिंग हो जाती है, किसी दिन फुर्सत होती है तो उसको हम करते रहते हैं। ये मैं डिफर करूंगा शिल्पा जी, जैसे मैंने कहा, दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार ब्रश करें। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो जी, नमस्कारम। नमस्कारम, अपना नाम बताइए। मैं गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए। मुझे ऑयल पुलिंग के बारे में पूछना है, मतलब मुंह में जो तेल भर के ऑयल पुलिंग। बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूं। तो मुझे पूछना है कि ऑयल पुलिंग से कितना लाभ होता है। नंबर 2, हमारे आयुर्वेद में एक प्रक्रिया है गंडूश प्रक्रिया, यानी मुंह में मेडिसिनल जल में, पानी में लौंग, इलायची वगैरह डाल के मुंह में भरना। तो क्या एलोपैथ में भी ऐसा कोई पुलिंग, मेडिसिनल पुलिंग आता है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। हाँ जी गौतम जी, आपने एक अच्छा ये प्रश्न पूछा है जिसमें आपने ऑयल पुलिंग और दूसरा आपने कहा आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ओरल हेल्थ के लिए, चाहे हम लोग उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन ओरल ऑयल जो पुलिंग की बात कर रहे हैं, ये हमने भी देखा है कि अगर ऑयल पुलिंग आप स्पेशली, अगर जैसे हमने बात किया था ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर या जिसमें बर्निंग सेंसेशन हो, तो उसमें बहुत लाभदायक होता है उस पेशेंट के लिए। बेसिकली क्या है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आपका जो म्यूकोजा है वो पतला हो गया, एट्रोफिक हो गया, पतला हो गया, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई छाला बन गया है। तो उसको करने के लिए जब ऑयल देते हैं तो ऑयल एक कोटिंग करके सूदिंग कर देता है उसको, बिकॉज हमेशा में हमारा मुंह कुछ ना कुछ सलाइवा निकल रहा है, हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं,
तो ये कुछ ना कुछ एडवर्स रिएक्शन और कुछ एडवर्स प्रॉब्लम आपके म्यूकोजा में करेगा। तो उसलिए ऑयल पुलिंग बहुत अच्छी चीज है, इट इज नॉट दैट अच्छी चीज नहीं है। और मैं तो बोलूंगा कि एक डाइट बहुत जरूरी है, जिससे आप रॉ फूड्स वेजिटेबल चबाएं, जिससे हम डीके कम करें। और दूसरा, कोई भी नशा का पदार्थ, वैसे टोबैको, स्मोकिंग हो, च्यूइंग फॉर्म ऑफ टोबैको, बीटल नट हो, जर्दा हो, ये सब चीज मुंह में डालना है। अल्कोहल कम से कम यूज करें, तो आपके ओरल हेल्थ को बहुत फायदा होगा और आपके बॉडी को फायदा होगा। जी हमारे पास मैसेज भी है, ये लिखा है सुनीता ने। इनके 2 क्वेश्चंस हैं। ये पूछती हैं कि इज इट एडवाइजेबल टू ब्रश योर टीथ immediately after a meal or do we need to keep a gap of 20 to 30 minutes at least? And second question है इनका, how many times a day should we brush a 1-year-old child teeth? सुनीता जी, जैसे हमने कहा था, पहले भी कहा है कि आप ब्रश हमेशा 2 बार करेंगी, आफ्टर डिनर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो जैसे हमने खाना खा लिया, पहले आप हाथ धोती है तो कुल्ला करती है, उसके बाद आप ब्रश करके सोएंगी। या आप ब्रेकफास्ट किया, आपने हाथ धोए, कुल्ला किया, आप ब्रश करके ऑफिस के निकल जाइए। लंच कर रही है तो जरूरत नहीं है, अगर आपका ब्रश अवेलेबल है तो जरूर करिए। पेस्ट लगाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा लगाइए, ना भी लगाइए, कोई जरूरत नहीं दोपहर को। और मेरे कुल्ला जरूर करिए आफ्टर लंच मील्स, दैट इज लंच के बाद जरूर कुल्ला करें। और 2 बार 2 मिनट हर बार ब्रश जरूर करें। दूसरा आपने पूछा 1 साल बच्चे के लिए ब्रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे ही वो पूछिए हाउ मेनी टाइम्स, तो जैसे मैंने कहा, हमेशा हर एक आदमी को दांत है, तो वो चाहे बच्चे के हैं, चाहे बुजुर्ग के हैं, चाहे यंग के हैं, आपको 2 बार खाने के बाद जरूर ब्रश करना चाहिए। और अगर करते हैं तो कोई ओरल डिजीज नहीं होगी आपको, और आप इंजॉय करेंगे अपने टीथ का आफ्टर इफेक्ट्स, चाहे वो चबाना है, चाहे बोलना है। अगर दांत नहीं है तो आप बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और ग्रोथ भी है। तो ये तीनों चीजें। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जयकिशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट, चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, क्या? मेरे 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब से कि जॉब सर्जरी क्या होती है और क्या ये पूरे दांतों के लिए सेफ है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जैसे अभी आपने 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे के ब्रुश के लिए बात करी, अब आप ये बताएं कि कहते हैं कि पेस्ट के अंदर मार्बल होता है, अब वो बच्चा जो है अगर उसको सटकेगा तो क्या वो उसकी हार्ट में या किडनी में वो पेस्ट नहीं जा सकता है? नंबर 3, जैसा बच्चा आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक और आप चॉकलेट वगैरह आप मत खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, जबकि पेस्ट मीठा होता है और ये सब बच्चों को चाहत होती है, बड़ा भी आदमी खाता है, तो क्या ये नुकसान करता है? और चौथा सवाल एक अहम है कि आजकल 18 साल के बच्चे, लड़के लड़कियों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो इसका मूल कारण क्या है कि भाई कीड़े इतने लगते हैं? हमारे तो अभी तक कीड़े नहीं लगे 80 साल की उम्र में, इनके क्यों लगते हैं, बस ये बताएं। जयकिशन जी नमस्कार। एक तो आपने पहला क्वेश्चन पूछा जॉ सर्जरी के बारे में। तो हाँ, जॉ सर्जरी होती है और हम रूटीनली करते भी हैं। बहुत तरह की होती है, चाहे वो पेशेंट का जबड़ा टूट जाए, चाहे उसका जबड़ा बाहर हो और उसको अपने फेस को ठीक कराना है, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, तो हम उसके फेस को ठीक कर सकते हैं जॉ सर्जरी से। तीसरा, उसका अगर मुंह नहीं खुल रहा है और हम उसको जॉ सर्जरी से उसका मुंह खोल भी सकते हैं, या बिल्कुल खुला रह गया हो, बंद ना हो रहा हो, तो उससे भी हम जॉ सर्जरी से बंद कर सकते हैं। कोई ट्यूमर हो, सिस्ट हो, कैंसर हो, तो हमें जॉ सर्जरी करनी पड़ती है। तो जॉ सर्जरी एक वर्ड नहीं है, सारी सर्जरी जॉ रिलेटेड है और हर एक तरह की अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर आपको कुछ लगता है अपने जॉ में कुछ प्रॉब्लम है तो अवश्य आके ओपीडी में दिखाएं, हम देख के जरूर उसका कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और उसको प्रिवेंशन के लिए बताएंगे। दूसरा, आपने कहा कि पेस्ट जो कहा, हाँ बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। कॉमन चीज है कि हम जो पेस्ट यूज करते हैं उसमें एक्चुअली 80% क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चॉक। बाकी 10 या 20% कुछ फ्लेवरिंग एजेंट, वाइट या कुछ फ्लेवर और ये सब अलग चीजें होती हैं, फ्रोदिंग एजेंट्स, फोमिंग एजेंट, सोप, ऐसी चीजें होती हैं। 80% वो चॉक है। चॉक इज एन एब्रेसिव। अगर आप कोई भी अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी, अगर शिल्पा जी जाती हैं उसको पॉलिश कराने के लिए या सुनार के पास या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, तो वो क्या करता है, कोलगेट का किसी का पेस्ट लेके उसको मलता है उसके ऊपर, और वो क्लीन नहीं होता है, वो अब्रेसिव होता है, तो आपका गोल्ड वो निकाल रहा है उसमें से। ठीक है, तो इसी तरह दांत में ज्यादा यूज करेंगे तो दांत का जो व्हाइटपन, जो मैंने कहा एनामल जो है, जो हार्डर सब्सटेंस है और 1 मिलीमीटर का होता है, वो निकल जाएगा और पीले दांत नजर आएंगे, या आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठंडा गला लगेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ब्रश नहीं करना चाहिए, ब्रश आपको जरूर करना चाहिए। पेस्ट के मामले में बिल्कुल थोड़ा 1 मिलीमीटर, जिसको बोलते हैं मी दाना के बराबर पेस्ट यूज करें
और चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, सबको 2 बार वो पेस्ट के साथ करना है, अनलेस एंड अनटिल वो दांतों यूज कर रहा है, उससे ब्रश करें। और तीसरा आपने कहा कि अंदर लेते हैं तो अंदर पेस्ट नहीं लेना होता कभी भी, बिकॉज पेस्ट में 2 चीजें, एक तो फ्लोराइड बहुत ज्यादा आजकल हमारे डाल रहे हैं, 800 ppm कंपनीज डालती भी हैं, और ये फ्लोराइड अगर हम अंदर लेना शुरू कर दें, एक दिन नहीं, अगर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अराउंड मोर देन 1 year और 2 years अगर हम अंदर लेते रहे तो ये हमारे को फ्लोरोसिस भी कॉज कर सकता है, जो एक प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं बता दूं कि जो फ्लोराइड जो है ये एक एलिमेंट है, और ये हम ऐड अगर करते हैं पेस्ट में या पानी में हम डालते हैं 1 ppm, पेस्ट में डालते हैं 800 to 1200 ppm पर फ्लोराइड डालते हैं, तो इससे दांत के डीके कम हो जाता है। जो हम बात कर रहे थे डीके, कीड़ा लगना, डीके, वो डीमिनरलाइजेशन कम हो जाएगा, लेकिन फ्लोरोसिस लेवल बढ़ जाता है। फ्लोरोसिस क्या होगा? आपके बोन्स को इफेक्ट करेगा, आपके सॉफ्ट टिश्यू इफेक्ट करेगा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तीसरा आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, इंजॉय करना चाहिए, लाइफ इज टू बी इंजॉयड। शिल्पा जी ने हम म्यूजिक गाने से इंजॉय कर रहे थे, अब ये नहीं है कि आप 24 घंटे बैठ के गाने सुने, अपना काम भी करें, ठीक है कि? तो इसी तरह कोल्ड ड्रिंक ले, बिल्कुल ना नहीं है, लेकिन कम ले और ठीक टाइम पे ले, इंजॉय करने के लिए फ्रेंड के साथ बिल्कुल ले, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और स्वस्थ रहेंगे इसी बहाने। तो चौथा आपने पूछा कि डीके 18 साल में हो रहा है, आपके 80 साल के नहीं है, तो जय किशन जी मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं कि आपके 80 साल में दांत एकदम तंदुरुस्त है। तो इसका राज हमारे को भी बताएं, हमारे श्रोताओं से भी शेयर करें। ऑफकोर्स हम जो बोलेंगे कि बेसिकली ब्रश करना है, और ये हो सकता है एक रीजन मैं देखता हूं कि आप नॉर्मली हो सकता है कि आप कोई जो खान पीन करते होंगे वो ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, हेल्दी डाइट लेते होते हैं। आजकल जो बच्चे हैं ये लोग चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, चिप्स, ये जो पैकेट फूड है, इस पे प्रिजर्वेटिव ज्यादा होती है, हाई सॉल्ट होता है, हाई शुगर, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत रिच कार्बोहाइड्रेट है। आप जैसे एक शिल्पा जाएंगे अपने बच्चे को लेके पिज्जा खिलाने या बर्गर खिलाने, कंपनी वाला क्या बोलेगा? जी आप ये बर्गर लीजिए, 50% चिप्स में ऑफ है, 50% ये कोल्ड ड्रिंक में ऑफ है। तो ये क्यों दे रहा है? बिकॉज ये कोल्ड ड्रिंक से और चिप्स से, हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर से आपके बच्चे को एक डिपेंडेंट करना चाहता है, कि वो डिपेंडेंट हो जाए, उसको लत लग जाए इस चीज की। ओके, सो इस चीज से हमें रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और यूजुअली सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों के मामले सब अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज सबके 1-1-2 बच्चे, कोई बोलता है चाहिए तो देना पड़ता है, और आजकल कंपनी भी ऐड दिखाती है, तो ये है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल ना खाएं, हम एक्सरसाइज ना करें, हमें मुंह को कुल्ला ना करें, ब्रश ना करें, और ये करेंगे तो हमारे मुंह की सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। वाकई जय किशन जी से जानना चाहिए कि 80 इयर्स की एज में इतने हेल्दी टीथ कैसे है, क्या रूटीन फॉलो करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम रजनी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैं पूछना चाहती थी, सर ने जैसे मेंशन किया था OPMD, ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स के बारे में, तो क्या अगर एक बार किसी को ये शुरू हो जाए, जैसे कोई पैच जैसे बोल रहे थे या अल्सर बोल रहे थे, क्या वो दोबारा वापस सही हो सकता है कि वो वहां पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा अगर मैं सिम्टम्स कंट्रोल कर लूं तो? ओके, रजनी जी एक तो नमस्कार आपको, और आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमारे श्रोताओं सब के लिए, जो एक OPMD में पहले बोल चुका हूं प्री कैंसर के बारे में। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ओरल कैंसर एक ऐसी बीमारी आजकल ज्यादा हो रही है, और अगर हम उसको उस समय डायग्नोज करते हैं तो फिर भी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी मोर देन 50% 80% होगा ही होगा। लेकिन अगर हम उसको प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं OPMD, जैसे ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर या प्री कैंसर, प्री मैलिग्नेंट स्टेज में, तो ऑफ कोर्स उस समय कैंसर नहीं है, तो मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी नहीं होगी, और हम काउंसलिंग करके मेडिसिन से लोकल एज वेल एज सिस्टमिक देके उसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है छोटी सर्जरी चाहिए हो, तो ये जरूरी है सबसे पहले कि वो लक्षण पहले देख के उसको डायग्नोज करना, और डायग्नोज करने के बाद दोनों डॉक्टर और पेशेंट को एक रिलेशनशिप बना के इलाज के लिए कि यस पेशेंट इंटरेस्टेड है, उसको चाहिए कि ये लीजन कैंसर पे ना जाए, और अगर कैंसर कभी भी ट्रांसलेट करता है तो जैसे हमने कहा कि कैंसर को हमेशा अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल है। तो हम उसको डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं, जिससे वो मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी मच लेस देन 50% हो सकती है, और उसकी जान हम बचा सकते हैं। एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, मेरे मुंह में दोनों गालों पर जलन होती है और गर्म खाने में दिक्कत होती है, क्या करें? तो एक बर्निंग सेंसेशन है,
ये पेशेंट को हमें देखना पड़ेगा शिल्पा जी, क्योंकि इसके बिना हम एडवाइस नहीं कर सकेंगे। खाली ये कर सकते हैं, ये ऑयल पुलिंग कर सकते हैं जिसके इनके सिम्टम्स कम हो जाए। और कोई भी ये पेस्ट ज्यादा ना यूज करे, कोई भी अब्रेसिव चीज, एसिडिक फूड हो गया, ये सब चीज अवॉइड, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फेशियल ट्रॉमा हो, मुंह में चोट लगना हो या डेंटल इमरजेंसी हो, तो ऐसे में क्या करें? शिल्पा जी तो पूरे प्रश्न के आजकल लाई है। ट्रॉमा तो बहुत कॉमन चीज है। बाइक चला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, गिर जाते हैं, हमने किसी ने हाथापाई की, मुंह में लग गया, तो सबसे पहले दांत चोट लग सकता है, दांत टूट सकता है, दांत डिसलोक गिर सकता है। तो अगर दांत गिर भी जाता है, इसको हम रीइम्प्लांट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 2 चीज फॉलो करें। सबसे पहले चीज, सफेद पार्ट के दांत से जो क्राउन पार्ट होता है उससे पकड़ के रखें, उसको धो के इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिले आधे घंटे के अंदर, सो दैट इसको रीइम्प्लांट कर सके और सक्सेस उसका हो सके। दूसरी चीज, अगर दांत टूट गया है तो उसका भी इलाज पॉसिबल है, जिसको हम रूट कनाल करके कर सकते हैं और उसका कैप देके लगा सके, बचा सकते हैं। तीसरा, जैसे कि हमने कहा कि अगर मेजर एक्सीडेंट, कोई बाइक चला रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, हेलमेट पहन के भी चोट लगे तो जबड़ा टूट सकता है, मैक्सिला मैंडिबल फ्रैक्चर हो सकता है, ज़ाइगोमेटिक आर्च फ्रैक्चर हो सकती है, ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स जो मालर चीक बोन है फ्रैक्चर हो सकता है, आंखों के नीचे फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर ये फ्रैक्चर है तो इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल पे आए, कोई भी हॉस्पिटल में, और अपने डेंटल या मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिले और ये इलाज अपना कराएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वहां पे इमरजेंसी हमारे जूनियर रेजिडेंट जो पीजी होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं सीनियर, वो सब वहां पे अवेलेबल है आपके देखने के लिए और आपके इलाज के लिए। तो अगर कोई भी ऐसे इमरजेंसी हो, जरूर कोई भी हॉस्पिटल जाएं, नहीं तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के जरूर इमरजेंसी में पहुंचे। 24/7/365 डेज हम आपके लिए वहां पे बैठे हैं, आपको इलाज करने के लिए, आपकी सहायता के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को सो रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं, फिर कुछ सेकंड्स के लिए सांस नहीं आ रहा, तो ये और डेंटल ओरल सर्जरी कैसे इंटर रिलेटेड है? एक ये है ना, आजकल बहुत कॉमन चीज है स्नोरिंग करना। तो स्नोरिंग वैसे बीमारी नहीं है, इट इज ओनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये हो सकता है नाक बंद हो, आपका स्नोरिंग कर सकते हैं, आपका जबड़ा नीचे का छोटा हो जिससे जबान पीछे जा रही हो तो स्नोरिंग कर सकते हैं, बहुत मोटापा हो तो भी आप स्नोरिंग कर सकते हैं, और अगर आपको मोटापा नहीं है तो, और आपके जॉ पीछे है, लोअर मैंडिबल जो पीछे पड़ा है, तो इसको हम डिवाइसेस से, पहले क्या था, हम लोग करते थे बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन लगाते थे, हम ट्रेकेस्टोमी कर देते थे। आजकल बहुत एडवांस्ड हम ये डायग्नोस करके इनमें अप्लायंसेस दे सकते हैं, डेंटल अप्लायंसेस दे सकते हैं, और सर्जरीज में अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर डिस्ट्रैक्शन। तो मैंडिबुलर डिस्ट्रैक्शन करके हमें जो भी स्नोरिंग की वजह से जो एपनिया हो रहा है, जो उनकी सिजेशन हो रहा है, और ये बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि आदमी को रात को नींद नहीं आती पूरे, आप 6 घंटे सो नहीं सकते, आधे घंटे में उठना पड़ता है, और इसकी वजह से सुबह आप कंसंट्रेट करके काम नहीं कर सकते। आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो ये आपका इलाज फिर बहुत जरूरी बन जाता है, नहीं तो ये इमरजेंसी हो सकती है, कभी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, और गर्भवती महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए ओरल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भवती महिला ना अपनी जान भी और बच्चे की जान भी जो फीटस बन रहा है बॉडी में, तो इनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्शन इनके दांत में होगा, जो बहुत कॉमन चीज है, बिकॉज जैसे मैंने कहा 32 दांत होते हैं, कोई भी दांत से मसूड़े से इन्फेक्शन हो सकता है, और क्रॉनिक रहेगा वो 9 महीने के लिए, तो ये इन्फेक्शन ब्लड में जाएगा, वो ब्लड से लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन और फीटस में भी, बच्चे में जा सकता है। और अगर ये गया तो फिर एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं प्री टर्म लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। जो बच्चा पैदा होगा वो प्रीटर्म होगा, तो कमजोर होगा, वेट भी कम होगा, और वो सीधा आईसीयू जाएगा। तो उसके लिए आप एटलीस्ट अपने मुंह की जांच जरूर कराएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 या 2 बार अपने डॉक्टर्स जरूर मिले, और हमेशा अपने ब्रश करके दांत और मसूड़ों को साफ रखें। और बुजुर्ग भी सेम थिंग, क्योंकि हर एक बुजुर्ग को प्रॉब्लम होती है, किसी के वाल्व रिप्लेस हुआ है, किसी के एंजियोप्लास्टी हुआ है, किसी को कोई ना कोई आंख में कोई लेंस डला हुआ है, या कोई आर्टिफिशियल ग्राफ्ट है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन बॉडी में हो गया आपके दांत से भी, तो हार्ट में या ब्रेन में जाके ये प्रॉब्लम कर सकता है। वाकई ओरल केयर इज सेल्फ केयर। लास्ट में श्रोताओं के लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? एक ही है जो WHO बोलती है, नो हेल्थ विदाउट ओरल हेल्थ। जी, हेल्दी माउथ मीन्स हेल्दी बॉडी। आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसे बनाए रखने के लिए रोज कुछ मिनट अपने दांतों को दीजिए। रोज 2 बार ब्रश करें, मीठा कम खाएं,
और नियमित दंत परीक्षण करवाना ना भूलें, क्योंकि छोटी सी सावधानी से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। स्वस्थ दांत, सुंदर मुस्कान, यही है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर परवेश मेहरा, डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड HOD ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे हर श्रोता के लिए बेहद उपयोगी रही। बहुत बहुत नमस्कार, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार हमारा। दोस्तों, अगर आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है healthairdelhi@gmail.com। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी सावधानी और भरपूर आत्मविश्वास, यही है स्वस्थ जीवन की सच्ची पहचान। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।